ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अकाउंट्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर जो है वो मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये इशू ऑफ डिबेंचर्स है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले तो इस पे आते हैं कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। ठीक है, डिबेंचर्स जो है वो हमारी कंपनी के लिए एक टाइप की बोरिंग है। ठीक है, एक टाइप का लोन है जो हम पब्लिक से लेते हैं। जैसे हम पब्लिक में शेयर्स को इशू करते हैं, वैसे ही हम लोग डिबेंचर्स भी इशू करते हैं और पब्लिक उसके बदले में हमें पैसे देती है। पर जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं, तो हमें वो पैसा वापस नहीं देना होता है। ठीक है, सपोज करो आपने 10 रुपए का शेयर इशू किया, तो वो 10 रुपए आपको वापस नहीं देने। जब कंपनी बंद होगी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, तब आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। पर डिबेंचर्स के केस में एक स्पेसिफिक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमें पहले से ही बताना पड़ता है कि हम डिबेंचर्स को रिडीम, मतलब डिबेंचर्स के पैसे रीपे कब करेंगे। वे 5 साल के बाद करेंगे, 10 साल के बाद करेंगे, 15 साल के बाद करेंगे। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, मैं आगे थोड़े रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली जैसे मैं नॉर्मली हर एक चैप्टर में समझाता हूँ, पर थोड़े दोनों के बीच पे डिफरेंस बिटवीन जो है एग्जाम में भी आता है, थियोरी वगैरह में, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ होगा। इस चैप्टर का डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो करके जाना एग्जाम में। तो अब शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर्स एंड शेयर्स के बीच में डिफरेंस ये है कि शेयर्स का पैसा वापस नहीं देना पड़ता है, डिबेंचर्स का पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस देना पड़ता है। ठीक है, शेयर्स पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, शेयर्स पे हम लोग डिविडेंड पे करते हैं एंड डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होता है। अच्छा, अब दोनों के बीच में और डिफरेंस, अगर आपकी कंपनी, हम इस चैप्टर में कंपनी है ऑब्वियसली, ठीक है, ये कंपनी के चैप्टर है, हम इस चैप्टर में कंपनी है, हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। अब अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर आपकी कंपनी का लॉस वगैरह हो रहा है, तो आप एक तरीके से डिविडेंड नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड हम तभी पे करते हैं जब हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है। पर अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट जो है वो एक फिक्स्ड चार्ज है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा, भले ही आप प्रॉफिट कमाओ कि भले ही आपका लॉस हो। ओके, अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं, डिबेंचर्स जो खरीदते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। थोड़ी बहुत और थियरी में मैं जाऊं क्योंकि है सम्स वाला चैप्टर। सेम आपने अगर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर सीखा है तो आपको बहुत इजी लगेगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इस चैप्टर में और उस चैप्टर में। ठीक है, अगर आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आता है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। अब जो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स जो है वो एक टाइप से क्रेडिटर्स होते हैं हमारे। ठीक है, उनसे हमने पैसा लिया हुआ होता है। अब मैनेजमेंट में जब जब भी वोटिंग का कुछ एक तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि कोई एक तरीके से डिसीजन है, उस पर वोटिंग करनी है, तो शेयर होल्डर्स को वोट देने का हक मिलता है मैनेजमेंट में, एंड डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोट वगैरह देने का राइट नहीं मिलता है। तो ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस बिटवीन है। अच्छा, अब डिबेंचर्स जो हैं, अगर डिबेंचर्स 1 साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं, सपोज करो आपने डिबेंचर्स इशू किए 1/4 को एंड आप 5-6 महीने के बाद डिबेंचर्स रिडीम करने वाले हो, तो ये डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म बोरिंग है। ठीक है, डिबेंचर को शॉर्ट टर्म बोरिंग बोलेंगे। पर अगर आपने डिबेंचर 1 साल से ज्यादा के लिए इशू किए, 3 साल, 4 साल, 10-15 साल, तो फिर डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में अगर हमको डिबेंचर्स का टेन्योर नहीं बताया हुआ है, अगर डिबेंचर्स कब हम रिडीम करने वाले हैं, कब डिबेंचर्स के पैसे वापस देने वाले हैं, वो नहीं बताया हुआ है, तो हम डिबेंचर्स को एक लॉन्ग टर्म बोरिंग अज्यूम करते हैं। ये सारी पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, थ्योरी वगैरह में आती है। अब शेयर्स में जैसे अलग अलग मेथड्स थे, जैसे अलग अलग रूल्स थे, वैसे ही डिबेंचर्स में भी अलग अलग मेथड्स हैं, वैसे ही डिबेंचर्स में भी अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, डिबेंचर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, मेनली इस चैप्टर में 3 ये वाली मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले शेयर डिबेंचर्स को हम लोग इशू करेंगे कैश पे। ठीक है, उसके बाद हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम डिबेंचर्स को इशू करेंगे एंड हमको उसके बदले में कोई एसेट मिलेगा, या हमने किसी कंपनी को खरीदा तो उसके बदले में हमने डिबेंचर्स इशू की।
तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एंड उसके बाद है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब जब डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू होते हैं, उसका मीनिंग है कि आपने बैंक वगैरह से लोन लिया एंड आपने अपने कुछ कंपनी के डिबेंचर्स गिरवी रखे, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये मेनली 3 मेथड्स हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली 2-3 मेथड्स और है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा आपको, ठीक है। एक ये टॉपिक होता है जो ऑब्वियसली इशू से कनेक्टेड नहीं, पर ये मेनली टॉपिक्स हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री कैसे होती है वो बताओ। उसके बाद एक ये टॉपिक अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर ये टॉपिक्स है सारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे टॉपिक्स मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। एक ये टॉपिक होता है। इसके बाद होता है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन रिडम्पशन या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आगे आगे आएंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं करवाते जाऊंगा। सबसे पहले तो ये रूल्स हैं, ये लिखते जाना प्लीज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हमारा टॉपिक 1 है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश, ये मैं आपको अभी आज के लेक्चर में जो है वो स्टार्ट कराऊंगा। इसके कुछ रूल्स जो हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। डिबेंचर्स अब हम कैश पे इशू करते हैं जब, तो उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस बना लूँ, ठीक है, 2-3 लाइंस मेरे को चाहिए, ओके। तो व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश, तो अब कैश पे डिबेंचर्स जो हैं वो इशू 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एट पार, ठीक है। डिबेंचर्स जो है वो एट पार इशू हो सकते हैं। एट पार का मतलब है कि 100 रुपए का डिबेंचर हमने 100 रुपए में ही इशू किया, ठीक है। दूसरा डिबेंचर जो है वो इशू हो सकते हैं एट सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब एट प्रीमियम। डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर जो है वो आप इशू कर रहे हो 120 रुपए में, तो आप यहाँ पे आप 20 रुपीज का प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, ठीक है। एंड डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि शेयर कैपिटल कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है। अगर मैं थोड़ा रिवाइज कराऊं तो शेयर्स जो हैं वो जब हम फोरफीट करने के बाद री इशू करते हैं तब हम डिस्काउंट दे सकते हैं, पर शेयर्स पे कभी भी ओरिजिनली हम लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते। अच्छा, वापस से अगर आप ये वाला चैप्टर पहले देख रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसके पहले आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये चैप्टर। एंड हमेशा पहले वो वाला चैप्टर सीखना चाहिए, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर वाला कैपिटल वाला चैप्टर सीखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कभी ये वीडियो लेक्चर से चैप्टर देख रहे हो, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ उन लोगों को मैं सिखा चुका हूँ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। अगर आप ये रिकॉर्डेड देख रहे हो तो पहले आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, पर डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर हम लोग 80 रुपीज में 20 रुपीज के डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। तो इसके 3 मेथड्स हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश के, ठीक है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। उसमें से सबसे पहले एट पार वाले मेथड में जो रूल्स वगैरह है वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब डिबेंचर जो है वो 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। पूरा का पूरा डिबेंचर, सपोज करो आपका 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है। सपोज करो, अब ये रूल्स के लिए मैं ये अज्यूम करता हूँ तो आपको एंट्रीज में समझा पाऊंगा। जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। अब सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू की, ठीक है। सपोज वी इशूड 10,000 डिबेंचर्स या 10,000 10% या 9% या 8% डिबेंचर्स of ₹100 each at par.
तो अब इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि हमने 10,000 8% डिबेंचर्स इशू किए एट पार। अब यहाँ पे इस लाइन का भी मैं मीनिंग समझाता हूँ। हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 8%, ठीक है, 10,000 8% डिबेंचर्स। अब सबसे पहले इस 8% का मतलब क्या है ये ध्यान से समझो। ये जो 8% है ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है, ठीक है। जो 8% है ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है। जब तक आपको क्वेश्चन में डिबेंचर के इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए नहीं बोले तब तक ये 8% का हमको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है जो हम हर साल पे करते हैं। आपको लिखना है हर एंट्री में, ठीक है। जब जो कैपिटल वाली एंट्री शेयर कैपिटल में हम बोलते हैं उसमें आपको हर जगह पे 8% लिखना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में पूछा नहीं हो, ठीक है। तो ये 8% जो है वो है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं एंड 100 रुपीज पे इशू किए हैं एट पार। नीचे मैं लिख देता हूं ऑल द अमाउंट is received in lump sum, या all the amount is received along with application। ओके अब यहाँ पे हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए एंड सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन के साथ ही मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिसीव्ड इन लम्प सम। नॉर्मली वापस से शेयर कैपिटल चैप्टर के रेफरेंस, शेयर कैपिटल में आपको याद होगा स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। वैसे ही डिबेंचर्स पे भी स्टेप होते हैं, मैं आगे वो भी सिखाऊंगा। पर कभी कभी ऐसे होता है कि हम सारा का सारा पैसा एक ही साथ एक ही झटके में मंगा लेते हैं। तो अगर सारा का सारा पैसा एक ही झटके में मंगाते हैं तो उसकी ये 2 एंट्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे एंट्रीज जो है ये रूल्स हैं, आपको अपने थ्योरी वाले रूल्स वाले पेजेस में सम्स के पहले हमेशा कुछ रूल्स वाले पेजेस छोड़ दिया करो, वहां पे सब लिखा करो। तो ये एंट्री होगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम लोग कंबाइन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेप पे पैसा मिल रहा है। तो एक ही स्टेप पे पैसा मिल भी रहा है, एप्लीकेशन का पैसा है, उसी टाइम पे हम डिबेंचर्स अलॉट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री में पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपीज, ठीक है। तो 10,000 डिबेंचर्स पे 100 रुपीज ये होता है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज जो है 2 मिनट, 1 लाख नहीं 10 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे, ठीक है। और यही 10 लाख रुपीज जो है हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। ये आपकी पहली एंट्री होगी, नरेशन में आपको लिखना है बीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री में इस पैसे को हम लोग डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया 10 लाख रुपीज, वो 10 लाख रुपीज जो है वो अभी हो जाएगा डेबिट, एंड ये 10 लाख रुपीज जो है वो हम ट्रांसफर करेंगे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में, या इन दिस केस 8% डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। ये जो 8% है ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है, ठीक है, 8% डिबेंचर का इंटरेस्ट है। अब ये 2 एंट्रीज होंगी जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया है एंड उसकी सारी की सारी अमाउंट हमें लम्प सम में मिली। अब ये उन लोगों के लिए बहुत इजी है, उन लोगों के लिए बहुत सिंपल है। मतलब आप ऐसे सोच रहे होगे जिन्होंने शेयर कैपिटल सीखा है कि सर क्यों हमें वापस से सिखा रहे हो ये सारी चीजें। ऑब्वियसली रूल्स हैं, सीखने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शेयर कैपिटल कुछ हाथ नहीं लगाया पर डिबेंचर्स वाला चैप्टर सीखना है, तो उन लोगों के लिए रूल्स भी समझाने पड़ेंगे। आपने अगर सीखा है बहुत अच्छा है, रूल समझो, ठीक है। अगर रूल्स आते हैं तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, या मैं ये बोलूंगा थोड़ा वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा दो, 1.5 कर दो, ठीक है। तो फटाफट रूल्स समझ लो एक बार, क्योंकि कुछ पॉइंट्स सेम नहीं है, कुछ पॉइंट्स अलग हैं इसमें, वो जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो रूल सारे समझने कंपलसरी। तो ये 2 एंट्रीज होगी जब हमने एक तरीके से डिबेंचर्स इशू किए इन लम्प सम, ठीक है। 100 रुपए का डिबेंचर हमने 100 रुपए में इशू किया, एट पार वाले मेथड में मैं समझा रहा हूँ, एंड हमें सारा का सारा पैसा एक ही स्टेप में मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर हमने डिबेंचर्स का पैसा
एक ही फटके में नहीं मंगाया, अगर हमने डिबेंचर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में बनाया तो उसमें मेनली चार एक तरीके से स्टेप्स होते हैं। पहले एप्लीकेशन का स्टेप होता है, फिर दूसरा अलॉटमेंट का स्टेप होता है। पहले एप्लीकेशन के पैसे हमें मिलेंगे, फिर अलॉटमेंट हम डिबेंचर्स को अलॉट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग मांगेंगे, फाइनल कॉल का पैसा हम लोग मांगेंगे। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर है, हम पूरा का पूरा 100 रुपए एक साथ नहीं मंगा रहे हैं, हम 100 रुपए के पार्ट्स मंगा रहे हैं। मतलब पहले स्टेप पे सपोज करो 20 रुपीज, फिर 30 रुपीज, फिर 20 रुपीज, फिर 30 रुपीज। तो उसकी जो एंट्रीज हैं उनका वापस से शेयर कैपिटल जैसा ही होगा सर। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री होती है, फिर डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री होती है। मतलब पहले पैसा मिलता है, फिर हम उसे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पर बाकी सारे स्टेप्स में पहले पैसा ड्यू होता है, उसके बाद हमें पैसा जो है वो मिलता है। ठीक है, पहले पैसा ड्यू होगा, ठीक है, पहले जो है वो पैसा ड्यू होगा, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा वापस से। फिर पहले पैसा ड्यू होगा, फिर हमें जो पैसा है वो मिलेगा वापस से। पहले पैसा ड्यू होगा, फिर हमें पैसा मिलेगा। अच्छा, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में क्या होता था, हम पैसा ट्रांसफर करते थे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, हम लिखते थे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हम पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ठीक है, पर इस चैप्टर में इक्विटी शेयर कैपिटल ऑब्वियसली नहीं आएगा, डिबेंचर्स का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। तो एप्लीकेशन में, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है, फिर हम वो पैसा डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पर बाकी सारे चैप्टर्स में पहले पैसा ड्यू होता है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है, भाई पहले पैसा दो हमको, फिर हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले हमको पैसा मिलेगा, फिर डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री होगी। तो बाकी सारे स्टेप्स में पहले हम पैसा मांगेंगे, फिर हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट से पहले पैसा हम लोग मांगेंगे, डैश डैश परसेंटेज वाली एंट्री पहले होगी, फिर हमें पैसा मिलेगा। अच्छा, वापस से एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने क्या रूल्स पहले से ही लिख दिए यहाँ पे, ताकि मैं लाइव लेक्चर में मेरे को टाइप नहीं करना पड़े। ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो समझाने में, बहुत सारे रूल्स सेम है। तो यहाँ पे इसका भी मैं सपोज करो सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, 10,000 8% डिबेंचर्स हमने इशू किए, सपोज करो। ठीक है, 10,000 8% डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, और ये 10,000 8% डिबेंचर्स, हर एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, एंड हमने एट पार पे इशू किए हैं डिबेंचर्स। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर हमने 100 रुपए में ही इशू किया है, पर हमने स्टेप्स पे पैसे मंगाए। ठीक है, सपोज करो एप्लीकेशन के टाइम पे हमने 20 रुपीज मंगाया। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे हमने 30 रुपीज मंगाया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 रुपीज, एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 30 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज। टोटल हम 100 रुपीज जो है वो मंगा रहे हैं। ठीक है, टोटल 100 रुपीज जो है वो हम मंगा रहे हैं। हाँ, अब कितने कितने पैसे जो है वो हमें मिलेंगे, हर एक स्टेप में कितने कितने पैसे हमको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे 10,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज, 2 लाख रुपीज। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे 3 लाख रुपीज, वापस फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 लाख रुपीज, एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 3 लाख रुपीज। टोटल हमें 10 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, टोटल हमें 10 लाख रुपीज चाहिए। पहले जो मैंने अभी जस्ट आपको रूल समझाया, इसमें 10 लाख रुपीज हमने एक ही फटके में मंगा लिए थे, लम सम। ठीक है, पर अभी हम लोग 10 लाख रुपीज को पार्ट्स में मंगा रहे हैं, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, बार बार आपको सुनने को मिलेगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है अच्छी तरह से। SR नंबर या यहाँ पे डेट आता है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे डेट भी आ सकती है, पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स आपकी यहाँ पे एंट्री, LF के कॉलम में कुछ नहीं लिखना होता है, डेबिट का कॉलम एंड क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, रुपीज का सिंबल। अब सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टोटल 10,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज हमें पहले मिलेंगे, 2 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे बीन एप्लीकेशन अमाउंट रिसीट। फिर एप्लीकेशन के अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, डैश डैश परसेंटेज, अब मैं यहाँ पे 8% लिख ले रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका हर बार 8% ही हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा परसेंटेज में। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हर एक सम में अलग होता है, जरूरी नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ 8%, पर जरूरी नहीं है हर कहीं पे 8% ही हो।
अच्छा, अब यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो पहले आपने क्रेडिट किया था 2 लाख रुपीज, अब वो 2 लाख रुपीज जो है वो हम कर देंगे डेबिट, एंड वो 2 लाख रुपीज को हम ट्रांसफर करेंगे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पे। तो 2 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। उसके बाद डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उसकी एंट्री होगी। मतलब अब देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन में पहले बैंक वाली एंट्री हुई थी, फिर डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री हुई थी। पर अभी बाकी सारे स्टेप्स में पहले हम लोग पैसा ड्यू करेंगे, एंड उसके बाद हमें जो पैसा वो है वो मिलेगा। तो अब सबसे पहले अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री देखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर, ये वाली एंट्री पहले हुई। ठीक है, टोटल डिबेंचर के टाइम पे 30 रुपीज थे, तो 3 लाख रुपीज जो है वो हम लोग मंगाएंगे। ठीक है, 3 लाख रुपीज जो है वो हम लोग मंगाएंगे, एंड उसके बाद फोर्थ एंट्री जो है उसमें हमको 3 लाख रुपीज मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, ऑब्वियसली पैसा आएगा तो हम डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट 3 लाख। और फिर वो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो पहली एंट्री में हमने किया था डेबिट, उसे हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट के पैसे हमने मांगे, एंड उसके बाद नीचे पैसे मिलने वाली एंट्री में आप लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ स्टेप फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में भी सेम एंट्री, मतलब अभी एंट्री सेम होगी, जहाँ पे अलॉटमेंट लिखा था वहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा। तो इसकी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 रुपीज थे, तो 10,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज 2 लाख होता है। तो 2 लाख रुपीज जो है वो हम सबसे पहले मांगेंगे, और उसके बाद 2 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो गई सिक्स एंट्री। इसके बाद सेवन एंट्री फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल के भी पहले पैसा ड्यू होगा, तो डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आएगा। ठीक है, इस पे 30 रुपीज हमने मंगाए थे, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपीज हमने मंगाए थे। ओके, एंड वही 3 लाख रुपीज वही 3 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज। और उसके बाद जो डिबेंचर फाइनल कॉल आपने पहले सेवंथ एंट्री में डेबिट किया था वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो चलो ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब इस चैप्टर में ना बहुत बार आपको बोलते हैं कि बैलेंस शीट में डिबेंचर्स के इफेक्ट्स जो है वो बताओ। ठीक है, बैलेंस शीट में डिबेंचर का क्या इफेक्ट होगा वो बताओ। अब वापस से कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें आपको डिबेंचर को कैसे शो करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली हेडिंग जो है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। डिबेंचर्स के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, सपोज करो अगर लिखा हुआ होता कि डिबेंचर्स को हम रिडीम कर देंगे, मतलब डिबेंचर्स का पैसा हम लोग 1 महीने या 6 महीने या 8 महीने के बाद वापस देने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, शॉर्ट करंट लायबिलिटी आएगा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा। पर नॉर्मली डिबेंचर्स रियल लाइफ में भी ज्यादातर लंबे टाइम के लिए ही इशू किए जाते हैं, और अगर कुछ नहीं बताया हुआ हो तो आप अज्यूम करोगे कि डिबेंचर आपकी एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो उसके इफेक्ट्स कैसे होंगे, सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट बनाओगे आप, उसमें आप हेडिंग लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें सब हेडिंग लिखोगे आप नॉन करंट लायबिलिटी, एंड उसके अंदर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद टोटल, फिर एसेट्स में आप लिखोगे करंट एसेट, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसके नोट्स हैं, ये नीचे मैंने नोट्स टू अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखोगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, उसमें आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए। फिर यहाँ पे आप लिखोगे डिबेंचर्स का परसेंटेज, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और हर एक डिबेंचर कितने रुपीज का था, तो हर एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीज का था, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, और उसकी जो टोटल अमाउंट है 10 लाख वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर आप जाओगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसके नीचे आप लिखोगे कैश एट बैंक। ठीक है, इसके नीचे आप लिखोगे कैश एट बैंक। अब आपको कैश एट बैंक कितना मिला, ऑब्वियसली 10 लाख रुपीज मिला, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 10 लाख रुपीज। फिर यही आपको ऊपर लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, यहाँ पे आप लिखोगे 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लाख रुपीज ये टोटल है लायबिलिटी साइड का, एंड करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप लिखोगे 10 लाख रुपीज। ओके, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे 10 लाख, फिर इसके भी टोटल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, फिर इसके भी एसेट के टोटल में भी आप लिखोगे 10 लाख।
कभी कभी पूछते हैं कि इसके इफेक्ट्स जो है वो बैलेंस शीट में किस तरीके से होंगे वो बताओ, तो वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, जब हम डिबेंचर्स को एट पार पे इशू करते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको सिखाए, ये इसके रूल्स हैं। मैं स्टार्टिंग से पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप पॉज कर करके ये रूल्स में लिख लेना, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। When debentures are issued at par, an amount is received in lump sum, कि उसकी एंट्रीज, दो एंट्रीज में काम खत्म हो जाएगा। हमने एक ही झटके में पैसा मंगाया पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे when amount is received in installments, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमें पैसे मिले, फिर उसकी एंट्रीज। बहुत इजी है अगर आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आता है, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर नहीं आता है तो पहले वो देखना, ठीक है, वो आना चाहिए। जरूरी नहीं है ऐसे कि 100% आना चाहिए, पर वो अगर आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एंट्रीज बहुत सारी सेम। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। उसके बाद ये बैलेंस शीट में अगर इफेक्ट्स पूछे आपको, तो बैलेंस शीट में ऐसे इफेक्ट्स बताते हैं, पहले बैलेंस शीट एंड उसके नोट्स। ठीक है, ये बैलेंस शीट और ये उसके नोट्स। इसके बाद दूसरा मेथड भी मैं इसी वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब सेकंड मेथड है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। जब डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो उसके इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं। डिबेंचर्स हमने प्रीमियम पे इशू किया, उसका मतलब ये है कि 100 रुपए का डिबेंचर था, लेकिन आप उसके लिए 120 रुपए ले रहे हो, तो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसकी एक नोट है, इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको इसकी एंट्रीज याद रखनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, हमारी इनकम है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री के साथ। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री के साथ क्रेडिट होता है। ठीक है, हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारी इनकम है, डैश डैश परसेंटेज एंट्री वाली, डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर एंट्री वाली जो है वो उसके साथ हमेशा क्रेडिट होगा। अब वापस से इसके भी दो टाइप्स हैं। एक हमें जब अमाउंट लंप सम में मिलती है तो क्या करते हैं हम, एंड जब हमें अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री जो है वो सेम होती है, सिर्फ एक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री होती है उसके साथ हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, जो जस्ट मैंने अभी 5 बार रिपीट भी किया, डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री के साथ हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो, वापस से मैं रूल्स में एग्जांपल में सेम ही लेता हूँ। सपोज करो हमने 10,000 डिबेंचर्स ली, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 10,000 9% डिबेंचर्स, और ये डिबेंचर्स जो है वो हम लोग इशू कर रहे हैं 100 रुपए में। ठीक है, बट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है, या 20%, कुछ भी लिखा हुआ होगा। तो अब यहाँ पे टोटल सबसे पहले तो हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, टोटल हमें कितना पैसा मिलेगा, तो 10,000 डिबेंचर्स पे, क्योंकि एक साथ मिल रहा है तो 120 रुपये एक साथ मिलेगा। ठीक है, तो वो 12 लाख रुपीज हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120, ये होता है 12 लाख रुपीज। ओके, तो ये होता है 12 लाख रुपीज। अच्छा, पूरे चैप्टर में बैंक वाली एंट्री कभी भी चेंज नहीं होती, बैंक वाली एंट्री कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बैंक वाली एंट्री तो आएगी, ठीक है, क्योंकि वो कभी चेंज होती ही नहीं। तो बैंक वाली एंट्री सेम हर एक मेथड में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन तभी होता है जब हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि अमाउंट एक ही फटके में मिलने वाली है। ठीक है, जब अमाउंट हमें लमसम पे मिलने वाली है तभी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन होता है। तो टोटल 10,000 डिबेंचर्स पे 120 रुपये, मतलब 12 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, इसकी सेकंड एंट्री, ये पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में। तो सबसे पहले जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट किया,
उसको आप डेबिट करोगे 12 लाख रुपीस। ठीक है, अब इसमें से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका मतलब 10 लाख रुपीज जो है ये डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट की अमाउंट है, मतलब 9% है जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ होगा। एंड इसके बाद जो 20 रुपीज है वो हमारा प्रीमियम, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, ये होता है 2 लाख रुपीज हमारा प्रीमियम। तो ये इसकी एंट्री होगी, पॉज करके लिख लेना प्लीज। ठीक है, पॉज करके लिख लेना है, स्क्रॉल में कर देता हूँ। एंड डिबेंचर्स, और ये सब रूल्स अपनी नोटबुक्स में लिखते जाना। ठीक है, नोटबुक में लिखते जाना। ठीक है, इसके बाद when debenture are issued in installments, ठीक है, इसका भी है ये रूल है, the amount of premium is presumed to be payable along with allotment money if not stated otherwise। सेम हमारा ये रूल जो है वो शेयर कैपिटल में भी लगता था। अगर प्रीमियम का पैसा कब मिलने वाला है वो नहीं पता है तो हम अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिलेगा। ठीक है, अब ये उसकी एक तरीके से एंट्रीज हैं। ठीक है, इस एंट्रीज में सपोज करो वापस से मैं वही ले लूँ अगर स्टेप, ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। अब एप्लीकेशन के टाइम पे सपोज करो 20, अलॉटमेंट के टाइम पे 30, फिर 20, फिर 30, टोटल डिबेंचर है 100 रुपए का, पर डिबेंचर 100 रुपए का है, उसके साथ उस पर 20 रुपीज का प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम अगर कुछ भी नहीं बताया हुआ हो तो हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम है वो हम लोग अलॉटमेंट के साथ मंगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ हमें 3 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट के मिलेंगे, प्लस 2 लाख रुपीज जो है वो हमें प्रीमियम के मिलेंगे। ठीक है, फिर वापस से फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, फाइनल कॉल के टाइम पे 3 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, एंड टोटल हमें 10 लाख रुपीज मिलेगा डिबेंचर का, प्लस 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे प्रीमियम के। तो अब इसमें मेरे को है ना सिर्फ एंट्रीज ये वाली बतानी है, ध्यान से देखो, जो एक तरीके से थर्ड एंड फोर्थ एंट्री वो मेरे को सिखानी है, बाकी सारी एंट्री सेम है तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज, यहाँ पे भी आएगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद ये 2 लाख रुपीज को हम डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो जो एप्लीकेशन पहले हुआ क्रेडिट वो हो जाएगा डेबिट, एंड डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद थर्ड एंट्री, और हमेशा जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो हमेशा डैश डैश परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री के साथ क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग टोटल कितने रुपए मांगेंगे, 3 लाख रुपए हमारे मांगेंगे हम लोग डिबेंचर के, एंड 2 लाख रुपए हम लोग मांगेंगे प्रीमियम के, तो टोटल 5 लाख रुपए हम लोग मांगेंगे। इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए जो है वो डिबेंचर का है एंड 2 लाख रुपए प्रीमियम का है, एंड उसके बाद हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जो डिबेंचर अलॉटमेंट आपने पहले डेबिट किया था वो हो जाएगा क्रेडिट यहाँ पे 5 लाख रुपीज, एंड 5 लाख रुपए मिलेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डेबिट आउटकम से 11th का रूल। फिर बाकी सारी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। मैं अमाउंट लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, फिर वही 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, वही 2 लाख रुपीज हमें मिलेंगे। फिर फाइनल कॉल के 3 लाख रुपीज जो है वो हम मांगेंगे, 3 लाख रुपीज हम लोग मांगेंगे, एंड लास्ट में वही 3 लाख रुपीज जो है वो हमें मिल जाएगा, 3 लाख रुपीज हमें मिल जाएगा। अब इसकी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट है, इसमें ना आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिजर्व है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आएगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट में 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वहां पे आप लिखोगे 2 लाख। फिर आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, हर एक डिबेंचर आपने इशू किया है 100 रुपए का, तो टोटल 10 लाख रुपीज के आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, एंड उसके बाद टोटल आपको 12 लाख रुपए मिलेगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप लिखोगे 12 लाख। अभी इसके इफेक्ट्स बैलेंस शीट में होंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख रुपीज,
फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिखोगे 10 लाख रुपीज, तो इसका जो टोटल है वो आएगा 12 लाख रुपीज। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा 12 लाख रुपीज, एंड एसेट साइड का भी टोटल आएगा 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स हो गए। फटाफट स्क्रॉल कर देता हूँ। ये है हमारा सेकंड मेथड, एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। पॉज करके लिखते जाना, सब कुछ लिख लेना जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखे। एग्जाम वाले दिन आपको रूल्स मिलने चाहिए एक पेज पे। ठीक है, मैं धीरे धीरे पूरा स्क्रॉल कर दिया, पॉज करके लिखते जाना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डिबेंचर्स इशूड ऑन डिस्काउंट कैसे होता है।